आज मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज अपने सिटीजन्स को कई तरह के राइट्स देती है जो इंश्योर करते हैं फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड वेलबींग। मेनली ये राइट्स डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए बेहद जरूरी समझे जाते हैं। पर कैसे? तो अभी तक हम राइट्स क्या होते हैं, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम और लीगल राइट्स इन द स्टेट्स जैसे टॉपिक्स के जरिए राइट्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। अब राइट्स को उनके नेचर और एम के बेसिस पर भी डिवाइड किया जाता है, जैसे कि सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इन राइट्स के जरिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री सिर्फ एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करती है, बल्कि एक जस्ट और फेयर सोसाइटी बनाने की भी कोशिश करती है। पर कैसे? तो इसी को जानने के लिए चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11 की पॉलिटी का चैप्टर 5 राइट्स, जिसमें आज हम जानेंगे काइंड्स ऑफ राइट्स के बारे में। राइट्स को मेनली डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। सबसे पहले जानते हैं पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। आज मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज के चार्टर की शुरुआत होती है पॉलिटिकल राइट्स से। पॉलिटिकल राइट्स गिव टू द सिटीजंस द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। मीन्स पॉलिटिकल राइट्स हमें देते हैं राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी समान है। अब चाहे आप किसी भी रेस, क्लास, कास्ट, जेंडर से क्यों ना आते हो, लॉ सभी के लिए समान है। इसके अलावा इस राइट के जरिए हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब है ये वो राइट्स हैं जिनके जरिए सिटीजंस एक्टिवली पार्ट ले सकते हैं गवर्नमेंट फंक्शनिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। पर कैसे? एक्चुअली इस राइट में शामिल है राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, right to contest to election, right to form political parties and or join them। इससे आपको क्या समझ आया? यानी इन पॉलिटिकल राइट्स के जरिए लोग इलेक्शंस के थ्रू चूज कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, एज वेल एज अगर आप इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करना चाहते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप पूरी तरह आजाद हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। नाउ पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल लिबर्टीज। मीन्स एक इंडिविजुअल को मिलने वाली सिविल लिबर्टीज उसे मिलने वाले पॉलिटिकल राइट्स को सपोर्ट या उन्हें एनहांस करती है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, बट अगर आपके पास इन राइट्स को एक्सरसाइज करने की फ्रीडम ना हो, तो क्या आप अपने पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि सिविल लिबर्टीज में शामिल है एक इंडिविजुअल को मिलने वाली कुछ बेसिक फ्रीडम, जैसे कि राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज फ्रीली, द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट। यहाँ राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल का मतलब है हर एक व्यक्ति जिसे किसी भी क्राइम के लिए आरोपी मान लिया गया है, वो पूरा अधिकार रखता है कि उसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस को फॉलो किया जाए, जिससे उसे खुद को डिफेंड करने का मौका मिल सके। राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज फ्रीली का मतलब है आप बिना डरे अपने व्यूज या ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट का मतलब है कि अगर आप गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई किसी पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं, तो आप पब्लिकली अपने डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट पीसफुल तरीके से। एज वेल एज आप ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं उन लोगों को जो पावर में है, यानी आप अपना डिसेंट शो कर सकते हैं। मेनली पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी है ऐसा माहौल बनाना जहां एक इंडिविजुअल अपने ओपिनियन को खुलकर एक्सप्रेस कर सके, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके और पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके। अब इसका एक और एग्जांपल ले तो राइट टू वोट, जो कि आपका पॉलिटिकल राइट है, पर अगर आपके पास अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट देने की फ्रीडम ही ना हो, तो क्या आप अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज कर पाएंगे? तो आंसर आप सबको पता है। इसीलिए पॉलिटिकल राइट्स को सही तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी है एक इंडिविजुअल के पास सिविल लिबर्टीज का होना। कलेक्टिवली सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार होते हैं। अब हम ऑलरेडी लास्ट कुछ वीडियोस में जान चुके हैं कि राइट्स का एम है इंडिविजुअल की वेलबींग को प्रोटेक्ट करना, पर इसमें पॉलिटिकल राइट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? तो इसका आंसर है पॉलिटिकल राइट्स गवर्नमेंट को लोगों के प्रति अकाउंटेबल बनाते हैं, क्योंकि इन राइट्स के जरिए रूलर्स के बजाय
एक इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल को गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि हम इलेक्शन के थ्रू इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और इसीलिए रूलर्स को उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस के लिए जवाब देना पड़ता है। एज वेल एज अगर लोग गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए अपना डिसेंट शो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाता है। अब आगे चले तो however, our rights of political participation can only be exercised fully when our basic needs of food, shelter, clothing, health are met. मीन्स हमने बात की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। अब मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बेसिक नीड्स तक को पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ना तो आपके पास खाने के लिए खाना है, ना रहने के लिए जगह, ना क्लोथ और ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तब क्या आप इन कंडीशंस में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर पाओगे? यानी क्या आप सोचोगे कि आपको किसके लिए वोट करना है या किसके लिए नहीं, या इलेक्शन में कंटेस्ट करना है? आई थिंक आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो पेवमेंट पर रह रहा हो और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा हो, उसके लिए पॉलिटिकल राइट्स कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। मेनली इन लोगों को जरूरत होती है रीजनेबल कंडीशन ऑफ वर्क के साथ एडिक्वेट वेज की, यानी काम और उससे मिलने वाला मिनिमम वेज, जिससे लोग एटलीस्ट अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। Hence, democratic societies are beginning to recognize these obligations and providing economic rights. मेनली यहाँ हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जब ये समझने लगी कि उन्हें इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, तब उन्होंने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में शुरुआत हुई इकोनॉमिक राइट्स की। बट अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट लोगों की बेसिक नीड्स को कैसे फुलफिल कर पाती है। तो आज ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो अपने सिटीजन्स को, खासकर ऐसे लोग जिनकी वेज कम है, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे कि शेल्टर या हेल्थ केयर फैसिलिटीज। एज वेल एज कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां अनएम्प्लॉयड पर्सन को गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेज भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उस कंडीशन में भी वो पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके जरिए लोगों को मिनिमम वेज पर काम प्रोवाइड करवाया जाता है। एज वेल एज टाइम पर गवर्नमेंट बहुत से वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी रन करती है। इसके अलावा अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स या हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं। वो इसलिए जो लोग प्राइवेट स्कूल्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये तो बात हुई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स की। Today, in addition to political and economic rights, more and more democracies are recognizing the cultural claims of their citizens. मीन्स आज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स के अलावा ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज लोगों के द्वारा किए जाने वाले कल्चरल क्लेम्स को भी रिकॉग्नाइज करने लगी हैं, और इसीलिए आज हमें कल्चरल राइट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन को मदर टंग में ही देना। क्योंकि आपने देखा होगा एक बच्चा सबसे पहले जिस लैंग्वेज में बात करता है उसे वो सीखता है अपने घर से, और उसी लैंग्वेज को वो समझता भी है। इसीलिए जरूरी है एक बच्चे को उसी लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन को देना, और ये उसका कल्चरल राइट है। इसके अलावा कोई भी पर्सन अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को भी ओपन कर सकता है, क्योंकि आज एक अच्छी लाइफ को लीड करने के लिए कल्चरल राइट्स जरूरी समझे जाते हैं। इसे कुछ इस तरह समझिए कि हमारी कंट्री में हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिस वजह से लोग अलग अलग तरह के रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, और उन्हें अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो या प्रैक्टिस करने की पूरी फ्रीडम होनी भी चाहिए, जिससे लोगों का कोई दूसरा ग्रुप उन्हें ऐसा करने से रोके ना। इसीलिए जरूरी है लोगों के पास उनके कल्चरल राइट्स का होना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें देता है। मेनली ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं हमारे कल्चरल राइट्स की? तो ये थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स। आज हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ राइट्स की लिस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी आज ऐसे बहुत से राइट्स हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं किया करते थे पर आज हैं। हालांकि हमारे कुछ बेसिक राइट्स आज भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं।
जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट एंड राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इनके अलावा टाइम टाइम पर डिसेंट लाइफ जीने के लिए जो कंडीशन जरूरी समझी जाती हैं, उन्हें जस्टिफाइड क्लेम्स और राइट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, काइंड्स ऑफ राइट्स। अब अक्सर हम बात करते हैं केवल अपने राइट्स की, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राइट्स हमें मिलते हैं बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। तो क्या है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तो इस टॉपिक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।